नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इससे पहले हम लोगों ने बुनियादी गणितीय उपकरण ये अध्याय पढ़ा था जो हमारा शून्य अध्याय था। तो क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा? अध्याय शून्य, और यहाँ था बुनियादी गणितीय उपकरण या बुनियादी गणितीय उपकरण। अब इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी गणित की वो संक्रियाएं देखी जो या तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई थी या फिर उनका उपयोग हम इन कक्षाओं में करने वाले हैं, इसलिए उनका उपयोग और उनको जानना, उनका रिवीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अब हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ देखिए, इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ विशेष चीज़ों की। तो कक्षा 11वीं की भौतिकी में हमारी विशेष चीज़ें क्या हैं? भौतिक मात्राएं, मापन एवं इकाई, मतलब ये है इकाई एवं मापन। ये इस अध्याय का शीर्षक होना चाहिए और ये इस अध्याय का मतलब इस सीरीज का जो है पहला वीडियो है। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं इकाई एवं मापन। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है बात करेंगे कि भौतिक मात्राएं होती क्या हैं, उनको मापने का तरीका क्या है, क्या उनकी कोई विशेष प्रणाली होती है, फिर क्या मात्राएं वर्गीकृत की जा सकती हैं, और अगर वर्गीकृत करें तो मौलिक राशियां क्या हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक मात्राएं की। अब भौतिक मात्राएं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम भौतिक मात्रा कह पाएंगे? तो देखिए, आज मुझे बहुत दुख है। अगर मैं ये बात बोलूं तो क्या मैं दुख को नाप सकता हूं? नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देश पर संकट बढ़ रहा है, तो क्या हम किसी संख्या से जो है संकट के पैमाने को नाप सकते हैं? नहीं। देश में खुशहाली लाना आवश्यक है। मैं आपसे पूछूं कि कितनी खुशहाली, क्या उसको नापने का कोई तरीका है? तो आप बोलेंगे नहीं, मतलब हम डायरेक्ट रूप से तो नहीं नाप सकते। लेकिन अब मैं बताऊं कि मेरी ऊंचाई है 173 सेंटीमीटर, तो ये एक ऐसी मात्रा है जिसे मैं नाप सकता हूं। तो वो सारी की सारी मात्राएं जिन्हें हम नाप सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? भौतिक मात्राएं। और भौतिक मात्राएं जिनको हम नापते हैं उन्हीं के लेन देन या उन्हीं के जोड़ घटाव से ही तो हम पूरी भौतिकी चला रहे हैं। तो भौतिक मात्रा क्या है? ऐसी मात्रा, ऐसी कोई चीज जिसे हम नाप सकते हैं उसे हम भौतिक मात्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहां पर भौतिक मात्रा को प्रदर्शित करने का कोई तरीका होता है? बिल्कुल होता है। अब देखिए यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि मैं रायपुर से जब दुर्ग गया तो मुझे 33 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। किस दिशा में? ये जो रायपुर से दुर्ग की दिशा में, ये मेरी दिशा है। तो अब देखिए कि यहाँ पर मैं आपको क्या क्या जानकारी दे रहा हूँ। रायपुर से दुर्ग की दिशा में जाना, मान ली जाए कि रायपुर से दुर्ग उत्तर की ओर है, तो मैं बताऊंगा कि उत्तर की ओर 33 किलोमीटर मैं बढ़ा। और अगर दुर्ग से रायपुर वापस आना हो तो फिर जो है ये दक्षिण की ओर 33 किलोमीटर बढ़ना या उत्तर की ओर 33 किलोमीटर पीछे जाना, ये दोनों बातें होंगी। तो इस प्रकार मैंने दिशा की बात की। दिशा के बाद में मैं ये जो नंबर बता रहा हूं वो एक परिमाण है। जैसे मेरी ऊंचाई क्या है? 173 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 173 जो अंक है ये इसका परिमाण कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने परिमाण की भी बात कर ली। और इकाई, अब देखिए कि अगर मैं अपनी हाइट 5 फुट 8 इंच बताऊं, ठीक है, तो 5 फुट 8 इंच भी मेरी ही लंबाई है या मेरी ही ऊंचाई है, जिसे मैं 173 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं। तो अब इन दोनों संख्याओं, मतलब इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों भौतिक मात्राओं के संकेत में किन चीज़ों का अंतर था? अगर मैं बोलूं 173 सेंटीमीटर या मैं बोलूं 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच है भाई, 8 फीट का आदमी तो खली हो जाएगा, तो 5 फीट 8 इंच, ये दोनों संख्याएं एक ही लंबाई को दर्शाती हैं। इनमें फर्क किस बात का है? ये है सेंटीमीटर में और ये है फीट में, इंचेस में। तो हम ये जो चीजें इसके बाद लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। तो ये हो गया किसी भी भौतिक मात्रा को नापने का सही तरीका। जैसे अगर मैं दूरी की बात करूं तो 24 मीटर एक दूरी है। यहाँ पर धन या ऋण लगा दूं तो वो दिशा भी बताएगी। उसके बाद में अगर मैं वेग की बात करूं कि मैं किस स्पीड से गया, 80 की स्पीड से भगा रहा था गाड़ी,
80 किलोमीटर प्रति आवर में 80 जो है वो उसका परिमाण है और किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है उसकी इकाई हो गई। ठीक है, समय के बारे में बात करें तो मैं 20 साल से देखता आ रहा हूं बच्चे बहुत ही होशियार हो गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, 20 जो है वो परिमाण है और साल जो है समय की एक इकाई है। उसी तरीके से जैसे बस भाई 10 मिनट रुकना, मैं तुरंत आता हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगली चीज ये है कि दिशा, परिमाण, इकाई और मीट्रिक उपसर्ग ये सारी क्या क्या चीजें हैं। तो दिशा क्या बताती है, दिशा जो है हम देखिए, जैसे अगर मैं एक स्केल की बात करूं, ये ले लेते हैं हम एक स्केल, और स्केल में जो है यहाँ पर 0 है और मैं अगर जो है 0 से -5 की ओर जाऊंगा तो मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, ये एक धनात्मक दिशा हो जाएगी, धनात्मक दिशा हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसके विरुद्ध इधर -10 की ओर जाऊं तो ये एक ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो धनात्मक या ऋणात्मक दिशा एक स्केल के हिसाब से ऐसी हो सकती है। अगर मैंने कैरम बोर्ड में अपनी जो है रानी के लिए जो है जगह बताने की कोशिश की तो उसको मैं इस कोने से यहाँ कितनी दूरी है और यहाँ कितनी दूरी है, मतलब मैं इस तरीके से दिशा बताऊंगा। यहाँ पर मैं कोण का उपयोग भी कर सकता हूँ। तो ये हो गई दिशा। परिमाण, परिमाण किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि के संकेतन में जो संख्यात्मक मान है, संख्या है, उसको मैं परिमाण कहता हूँ। उसके बाद में इकाई क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, हाँ, और वर्ष, प्रकाश वर्ष। ये सारी जो है चीज़ें जो उस हमने नापा है, तो कैसे नापा है इस चीज़ के बारे में बताए, उसे हम इकाई कहते हैं। और मीट्रिक उपसर्ग क्या होता है, तो अगर हम जो है बहुत बड़ी या बहुत छोटी इकाई यूज़ कर रहे हैं तब हम यहाँ पर देखिए किलोमीटर में, ये किलो क्या है 1000 और यहाँ जो है 1000 बराबर किलो, तो ये मीट्रिक उपसर्ग हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है, किलो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 4 चीज़ें देखी। यहाँ देखिए, ये एक भौतिक मात्रा है जिसे वेग कहते हैं, इसकी दिशा जो है ऋणात्मक है, मतलब ये पीछे जा रहा है। दूसरा, इसका परिमाण 5 किलोमीटर है, 5 है, और इसकी इकाई है किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें से ये जो किलो है, ये एक मीटरिक उपसर्ग है। हमने सारी चीज़ें देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हर जगह जो है एक ही जैसा, भाई मैं घी खरीदने गया, एक व्यक्ति मुझे घी लीटर में बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति किलो में बेच रहा है। शहद के साथ में भी यही होता है। अच्छा, हमारे देश में जब हम पेट्रोल खरीदते हैं तो हम लीटर में पेट्रोल खरीदते हैं और आजकल ये पेट्रोल बहुत महंगा है। लेकिन अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ गैलन में पेट्रोल खरीदा जाता है। अब ये गैलन क्या होता है और इसे लीटर से किस तरीके से इसका संबंध स्थापित किया जाए। तो अब ये बात, समस्या हमारी क्या है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो वहाँ चीज़ों के प्रचलित नाम अलग अलग हो सकते हैं। उसी प्रकार चीज़ों की प्रचलित इकाइयाँ अलग अलग हो सकती है। जब भी आप दो शहरों के बीच में दूरी की बात करेंगे तो भारत में आप हमेशा किलोमीटर में ही बताएंगे, जबकि आप अमेरिका जैसे शहरों में मील में बताएंगे। मील का पत्थर भी शब्द वहीं से आया है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों में माप तौल के लिए अलग अलग इकाइयाँ उपयोग होती हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हमारे सामने हैं। पहला है MKS। अब यहाँ पे M मतलब है मीटर, M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और सेकंड है समय। तो हम कुल मिला के क्या, दूरी, समय नहीं, द्रव्यमान और समय, इन तीनों की ही मुख्य रूप से बात करते हैं। जब हम MKS की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है मीटर, यहाँ पे हो जाता है किलोग्राम और यहाँ पर आ जाता है सेकंड। अब देखिए CGS, तो C में ये हो जाता है सेंटीमीटर, ये हो जाता है ग्राम और ये हो जाता है सेकंड। आप जो है अगर इसका फुल फॉर्म निकालेंगे तो फिर दूरी या लंबाई है तो जो FPS में जो है फुट क्या हो जाता है, ये हो गया फुट। ठीक है, फुट, और उसके बाद में द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। तो ये जो है कुछ प्रचलित। अब यहाँ देखिए MKS कहाँ चलता है, हमारे देश में तो ये चलता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। हम लंबाई कपड़ा खरीदने जाएंगे तो 4 मीटर कपड़ा खरीदते हैं सूट बनवाने के लिए।
किलोग्राम मैं अपना द्रव्यमान बताऊंगा तो मैं किलोग्राम में ही बताऊंगा, और समय के लिए सेकंड एक मानक है, हर जगह उपयोग होता है। ठीक है, जब छोटी इकाइयों की बात हो रही होगी तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ये सारी बातें होंगी। एक सुनार इस क्या कहने चाहिए प्रणाली में बात करना ज़्यादा आसानी से जो है समझ पाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाता है, बहुत कम वजन की चीज़ें बनाता है। फिर फुट पाउंड सेकंड ये ब्रिटिश प्रणाली है कि हम भी अपनी हाइट फीट एंड सेकंड में बता, मतलब फीट, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है या 5 फीट 8 इंच है, ये जब बताते हैं तो हम ब्रिटिश प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। FPS मुख्य तौर पर ब्रिटिश प्रणाली है, और यहाँ पर फुट और वजन के लिए पाउंड। भाई आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि आजकल मतलब जो डंबल आते हैं वहाँ पर भी पाउंड, 25 पाउंड 50 पाउंड ये सब लिखा रहता है, किलोग्राम में भी लिखा रहता है, लेकिन पाउंड जो है वो द्रव्यमान को नापने की इकाई हो गई, और सेकंड तो हर जगह मानक है। अब होता ये है कि अब हमारा जो है विश्व जो है एक छोटी सी जगह तो है नहीं, बहुत सारे जगहों में बहुत सारी प्रणालियाँ चलेंगी, और दो जगह के वैज्ञानिक अगर एक दूसरे से बात करें तो इन प्रणालियों के अंतर के कारण उनमें क्या हो सकता है, उनमें कन्फ्यूज़न बन सकता है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक मानक तय कर देंगे। अब वो मानक कौन तय करता है भाई, तो देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस जनरेट डैश पॉइंट एट मेजर, ये जो है, या अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो, ये जो है क्या होता है कि इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने ग्रीनविच नाम के शहर में, जो कि कहाँ से जाता है, ये जो है ब्रिटेन से होके जाता है, तो इस जगह में जाके जो है एक संस्था बनाई, और इस संस्था का क्या काम क्या है, 1 किलोग्राम आप किसे कहेंगे। तो भाई आप अपनी किताब खोल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर ट्रिपल पॉइंट पे पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी को रखा जाए तो उस समय जो है उसके 1 लीटर द्रव्यमान का, मतलब 1 लीटर आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम होता है। या हम अणुओं के हिसाब से बता सकते हैं कि कार्बन के इतने सारे अणुओं को इकट्ठा कर लो तो 1 किलोग्राम बन जाएगा। उसी प्रकार लंबाई, उसी प्रकार समय, उसी प्रकार हर एक चीज़ के लिए इन्होंने कुछ मानक तय किए हुए हैं, और उसी मानक के हिसाब से पूरे विश्व में हर एक देश या हर एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान जो है इन चीज़ों के बारे में जानता है, समझता है, और उसी तरीके से गणनाएं करता है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, SI प्रणाली को यूज़ करने से हमको फ़ायदा ये है कि सारे विश्व में हमारे जो कैलकुलेशंस है, या हमारी जो गणनाएं हैं, या हमारा जो लिया गया माप है, उसे सही तरीके से दोबारा किया जा सकता है, और सही रिजल्ट हमको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम अगली बात क्या करेंगे, तो मात्राएं कैसी होती हैं, और इन मात्रा, हम भौतिक मात्राओं की बात कर रहे हैं, तो मात्राएं कैसी होती हैं, क्या इनका वर्गीकरण है, अगर है तो कैसा है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज, मात्राओं का वर्गीकरण, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में पहली बात है कि भौतिक मात्रा, भौतिक मात्रा, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज में भौतिक मात्राएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक हो सकती है मौलिक, ठीक है, या इनको बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक है, और दूसरी होती है व्युत्पन्न, या इसको हम कहते हैं डिराइव्ड। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए अगर जो है मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसके बारे में आपको जानकर समझ में आएगा कि जो है ये मौलिक मात्राएं क्या होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। मौलिक वो जिसको एक बार नाप लिया तो फिर जो है दूसरी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं समय नापूं तो मुझे सिर्फ घड़ी देखना है और उसके अलावा किसी भी दूसरी चीज़ को नापने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दूरी नापूं तो सिर्फ मैं टेप उठाऊंगा और दूरी को नापा जा सकता है, ये बात हो गई। लेकिन कुछ मात्राएं ऐसी हैं जिनको नापने के लिए एक से अधिक भौतिक मात्राओं का उपयोग किया जाता है, या एक ही भौतिक मात्रा का बार बार उपयोग किया जाता है, तो उन मात्राओं को व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। अब मौलिक या मूल मात्राएं क्या हैं, जिनको एक ही बार नापे काम खत्म हो गया। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या, अब जैसे मैंने क्या किया कि एक मेरा खेत है भाई, और इस खेत में जो है मुझे क्या क्या करना है, मुझे पानी भरना है ताकि मैं जो है धान की फसल ले सकूं, और मुझे इसका जो है
क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई, दोनों चीज़ों को जब तक मैं नहीं नापूंगा मुझे क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। मतलब मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ लंबाई जो कि एक मौलिक मात्रक है इसको 2 बार नाप रहा हूँ और इसलिए ये एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो है कुछ मौलिक मात्राओं के कॉम्बिनेशन से और जो है हमारा नया रिजल्ट आता है। उसी तरीके से अगर मैं आयतन निकालना चाहूं तो आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब क्या करना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे लंबाई जो कि एक मौलिक मात्रक है उसको 3 बार नापना पड़ रहा है और 3 बार उसका इस तरीके से गुणा करने पर ही मुझे आयतन मिलेगा। मैंने एक और चीज़ की बात की, मैं कहता हूँ वेग, और वेग या फिर मैं चाल की बात करता हूं। और ये वेग या चाल कैसे निकाला जाता है, पहले दूरी नापो, फिर जो है समय नापो और दूरी बटा समय करने से हमको वेग पता चलता है। ये दूरी क्या है, ये मौलिक मात्रक है, ये समय क्या है, ये मौलिक मात्रक है, और इन दोनों को नापने के बाद ही मुझे चाल के बारे में पता चलेगा। आप ये मत समझिएगा कि आपके गाड़ियों में जो है जो माइलोमीटर है जो आपको आपकी स्पीड बताते जा रहा है हर एक समय में, वो जो है किसी दूसरे तरीके से नाप रहा है। ये दोनों चीज़ें नाप रहा है एक साथ, वो समय भी देख रहा है और वो जो है आपने कितनी दूरी तय की ये भी देख रहा है, तभी आपको चाल का पता चलेगा। तो वे सभी राशियां जिनको नापने के लिए हमको मौलिक राशियों के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, या तो एक को ही कई बार नापना या फिर अलग अलग मात्राओं को नाप के और उसके बाद में जो है हमको जिस मात्रा का पता चलता है वो व्युत्पन्न मात्रक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि मौलिक राशियों में जो है हम ऐसे मौलिक इस प्रकार से परिभाषित एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मैंने लंबाई नापी तो मुझे टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने जो है तापमान नापा तो मुझे लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र है। और इनके कॉम्बिनेशन से जो है क्या होता है कि देखो, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तो हम व्युत्पन्न मात्राएं निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई अपने आप में स्वतंत्र है लेकिन क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस प्रकार की राशियों को क्या कहते हैं, मौलिक राशियां कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं इनको इंग्लिश में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ जो मौलिक राशियां हैं कुल मिला के है कितनी, तो कुल मिला के देखिए इनका नंबर है 7। ठीक है, और इन सारी मौलिक राशियों का आपको जो है आपकी किताब में डेफिनेशन भी दिया हुआ है, और उन डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो है एक तो वो पूछने लायक सवाल नहीं होते और दूसरा बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई क्या होती है, तो लंबाई को हम मीटर से नापते हैं। ये कैसे मात्रक हैं, ये एसआई मात्रक की बात कर रहा हूँ मैं। एसआई में लंबाई को कैसे नापा जाता है, मीटर से नापा जाता है। उसी तरीके से द्रव्यमान को एसआई में कैसे नापा जाता है, किलोग्राम से नापा जाता है। ये देखिए इसका चिन्ह है किलोग्राम। ठीक है, समय जो है सेकंड से नापा जाता है, ये भी एसआई मात्रक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो है करंट है और करंट को नापा जाता है एम्पियर से, इसका जो है एम्पियर का जो है मात्रक ये है। तापमान को हम लोग सेंटीग्रेड से नापते हैं लेकिन वो एसआई मात्रक नहीं है, तो एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है, और इसको के से नापा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से पदार्थ की मात्रा, अगर मैंने कहा कि इसमें कितने कार्बन के अणु हैं ये बताइए, तो आप इसको जैसे आप केला खरीदने गए तो आप केला कैसे खरीदते हैं भाई, आप केला ऐसे खरीदते हो कि आप या तो दर्जन में या 2 दर्जन, मतलब 12 का गुच्छा बना के आप 1 दर्जन बोलते हो और वो केला खरीदा जाता है। उसी प्रकार पदार्थ में कितने परमाणु हैं ये नाप के मोल में उसकी मात्रा को निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार अगर मैं बल्ब की बात करूं तो आप सोचिए कि हम बल्ब खरीदने जाते हैं और हम कैसे नापते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर बाथरूम में लगाना है तो 3 वाट का या 5 वाट का बल्ब हमारे काम आ जाएगा। उसके बाद में अगर हमको पढ़ने वाले कमरे में लगाना है तो कम से कम 10 वाट का बल्ब होना चाहिए, और अगर हमको बाहर जो है गली में या सड़क में उस जगह पर घर के बाहर बल्ब लगाना है तो कम से कम 20 से 25 वाट का बल्ब लाइए ताकि रोशनी अच्छी रहे। लेकिन कितनी रोशनी है इसको वाट से नहीं नापा जाता। वाट तो जो है कितनी ऊर्जा का खपत होता है, मतलब शक्ति का मात्रक है। यह ज्योति तीव्रता मतलब ये है कि अगर मैं एक मोमबत्ती जलाऊं तो उससे कितना प्रकाश होगा, उसको हम एक कैंडेला कहेंगे। मोमबत्ती मतलब कैंडल। और उसी तरीके से
कितना कुल मिला के कहीं पर प्रकाश की मात्रा है, वो नापने के लिए हम क्या करते हैं, कैंडेला का उपयोग करते हैं। और यहाँ देखिए चिन्ह क्या है, CD, मोल का MOL, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मौलिक राशियां। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि पूरक मूल राशियां। तो पूरक मूल राशियां मतलब इसके अलावा भी दो ऐसी चीजें हैं जो स्वतंत्र रूप से नापी जा सकती हैं, इनको मूल राशि ही मानना चाहिए। और इनका जो है इन मूल राशियों का जो है नाम देखिए। तो एक है समतल कोण, ये देखिए भाई मैंने एक कागज के ऊपर जो है दो रेखाएं खींची और उनके बीच का जो झुकाव है उसको हमने थीटा से माप लिया। इसको जो है हम किससे नापते हैं, डिग्री से नापते हैं जनरली। भाई 90 अंश का कोण वो तो डिग्री है, लेकिन यहाँ जो है जो SI मात्रक है, कौन सा मात्रक है, SI मात्रक है, वो क्या है, रेडियन है। तो रेडियन ये हो गया। अब उसी तरीके से जो है स्टेरेडियन का मतलब क्या होता है, आप ये देखिए कि आपने एक कोन देखा होगा, कोन कौन सा, जिससे हम आइसक्रीम खाते हैं। अब आप सोचिए कि इसी तरीके से बहुत सारे कोन अगर मैं इकट्ठा कर लूं और उनके सारे सिरे एक साथ जोड़ के एक जगह बांध दूं, तो क्या वो गोला बनाने लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। तो ऐसा ही कोई कोण जो मिलकर गोला बना दे, भाई ये क्या है, समतल कोण कैसा है, तो ऐसे सारे कोण जो मिलकर वृत्त बना देते हैं, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, यह समतल कोण क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। और वृत्त कैसी राशि है, वृत्त जो है वो 2D राशि है, ठीक है। लेकिन घन कोण जो है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं गोला। और गोला का उदाहरण क्या है, गोला का उदाहरण है फुटबॉल, नारियल, कलिंदर, ये सारी चीजें जो है वो घन। उसमें अगर मैं ऐसा कलिंदर में ऐसा पीस काटूं कि हर जगह से वो केंद्र पर 1 डिग्री बनाए, तो वो एक घन कोण होगा। और उसे किससे नापते हैं, स्टेरेडियन से, या यहाँ पर SR। तो हम लोगों ने मौलिक राशियों के बारे में पढ़ा, और इसके बाद में हम सीखेंगे अगले वीडियो में क्या, हम सीखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।